कि अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के साथ साथ राजस्थान की स्थलीय सीमा के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। तो पहले हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की अगर हम बात करें तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति यहां अगर हम देखें तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है और यहां पर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अक्षांश की अगर हम बात करें तो यहां अगर ग्लोब पर हम नजर डालें तो यहां पर विषुवत रेखा यानी कि विषुवत रेखा वह रेखा जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जैसे जैसे विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री। जैसे जैसे सूर्य का कोण बनना प्रारंभ होता है वैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और अधिकतम 90 डिग्री नॉर्थ और अधिकतम 90 डिग्री साउथ। यहां पर हमने 23 डिग्री 3 मिनट क्या लिखा है उत्तरी अक्षांश और आगे का लिखा हमने 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। आप देख रहे होंगे अगर हम इस विषुवत रेखा के उत्तर में हैं तो हम इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। यानी कि अक्षांशीय दृष्टि से अगर आपको विश्व के संदर्भ में कोई प्रश्न पूछे कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति विश्व के संबंध में किस गोलार्ध में है तो अक्षांशीय दृष्टि से हम क्या राइट करके आएंगे उत्तरी गोलार्ध। यहां 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर इन दोनों के मध्य का इंटरवल देखें तो ये इंटरवल निकल कर आता है 7 डिग्री 9 मिनट। इंटरवल कितना दिख रहा है 7 डिग्री 9 मिनट। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 मिनट। यहां पर अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो ये 23 डिग्री 3 मिनट का जो भाग है यह राजस्थान का दक्षिणतम भाग है और राजस्थान का दक्षिणतम भाग पूछे तो हम क्या लिखेंगे बुरकुंड गांव बांसवाड़ा। नाम क्या लिखना है हमें बुरकुंड गांव बांसवाड़ा। यहां बोरकुंड गांव बांसवाड़ा की स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट पर तो यहां पर 30 डिग्री 12 मिनट पर स्थिति किसकी है कोणागांव गंगानगर। सिंपल सी जानकारी है अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट और अक्षांशीय अंतर कितना है तो 7 डिग्री 9 मिनट। राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कौन सा है तो कोणागांव गंगानगर और दक्षिण बिंदु कौन सा है तो बुरकुंड गांव बांसवाड़ा। यहां पर आपसे अक्षांश से संबंधित क्योंकि हम जब घर पे बैठे बैठे पढ़ते हैं तो हम उस तरीके से बात करते हैं कि मुझे अक्षांशीय स्थिति याद होगी जैसे 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 मिनट। लेकिन परीक्षक जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है वह अक्षांश की सारी विशेषताओं को लेकर पूछता है। तो यहां पर अक्षांश के बारे में आपसे और कुछ चीजों पर बात कर रहा हूं। आप देखेंगे कि अक्षांश के बारे में अगर हम बात करें तो अक्षांशीय जो स्थिति है यहां पर हमने 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 मिनट पर बात की। यहां पर 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। अब मैं बात कर रहा हूं कि अक्षांश जो है उनसे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो ये हमारा जो ग्लोब है यह विषुवत रेखा ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ध्यान रहे हम उत्तरी गोलार्ध में हैं और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है कर्क रेखा। कौन सी रेखा कर्क रेखा। ध्यान रहे कर्क रेखा का आपको नाम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी याद करना है। क्यों क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभार ऐसा होता है कि हिंदी में ऑप्शन गलत भी हो सकता है लेकिन इंग्लिश ही मान्य होती है तो हमें कुछ सरल प्रश्नों को बाइलिंगुअल तरीके से भी पढ़ना है। तो यहां पर कर्क रेखा को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर राजस्थान की इस अक्षांश की स्थिति को आप देखेंगे तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति में 23 डिग्री 3 मिनट से प्रारंभ हो रहा है तो हम यह कह सकते हैं राजस्थान का ये जो दक्षिणी भाग है वहां से होकर कौन सी रेखा गुजर रही है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। या कर्क रेखा तक का सबको पता है। परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जाए कि कर्क रेखा राजस्थान किन जिलों से होकर गुजरती है तो डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा और दूसरा
डूंगरपुर जिले की जो सीमा है, जैसे गलियाकोट वाली सीमा है, वहां से छूते हुए गुजरती। तो एक तो परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले में गुजरती है, तो सिंपल सा जवाब दे के आता है बांसवाड़ा। लेकिन एग्जामिनर ये कहे कि बांसवाड़ा ऑप्शन में है ही नहीं, तो दूसरी दशा में हमें कौन क्या राइट करके आएंगे? डूंगरपुर। ध्यान रहे, डूंगरपुर के साथ साथ अगर एग्जामिनर ये कहे आपको कि दोनों ऑप्शन है जिसमें एक में बांसवाड़ा और डूंगरपुर अलग अलग है, तब तो बांसवाड़ा राइट करना है। बांसवाड़ा नहीं है तो डूंगरपुर राइट करना है। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों एक ही ऑप्शन में दे रखे हैं, तो बेस्ट आंसर कौन सा होगा? बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर। यहां कर्क रेखा की बात की। अब मैं आपको इस कर्क रेखा के संदर्भ में सूर्य की दशाओं के आधार पर, अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य इस विषुवत रेखा पर सदैव सीधा चमकता है। जैसे आपने देखा होगा कि घड़ी का जो पेंडुलम होता है, जो लेफ्ट और राइट करता है, वैसे ही यह सूर्य अधिकतम कर्क रेखा पर सीधा और अधिकतम मकर रेखा पर सीधा पड़ता है। और इसको भूगोल की भाषा में जो कहा जाता है कि अयनांत और विषुव। क्या लिखा मैंने? अयनांत और विषुव। तो पहले अयनांत और विषुव क्या है उस पर बात कर रहा हूं कि अयनांत जब सूर्य विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है और कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तो किसी भी विशेष अक्षांश रेखा पर सूर्य का सीधा चमकना तो क्या कहलाता है? विषुव। कभी कभार हम परीक्षा में प्रश्न पढ़ते हैं, जीवन में कभी भी हमने विषुव सुना हुआ नहीं होता है, हम इसको प्रिंट मिस्टेक मान लगे हैं कि कहीं विषुवत तो नहीं पूछा है। और इसलिए ध्यान रखना, विषुवत को इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है, जबकि विषुव को इंग्लिश में इक्विनॉक्स कहा जाता है। ध्यान रखना है पूछा क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की परीक्षाओं की सबसे बड़ी विशेषता कि जो क्वेश्चन पूछा है और उस प्रश्न का जो उत्तर है वो ही हमें दे के आना। यहां पर अयनांत और विषुव की दशाओं के बारे में बात कर रहा हूं, तो अयनांत और विषुव की दशाएं कितनी है? 4। नंबर 1 ग्रीष्म अयनांत, अयनांत। नंबर 2 शीत अयनांत। और नंबर 1 या नंबर 3 देख लें तो शरद विषुव और बसंत विषुव। कौन सा विषुव है? बसंत विषुव। ध्यान रहे, 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकना ग्रीष्म अयनांत कहलाता है। राजस्थान की जितनी भी हमें तैयारी करते हैं, किसी भी किताब वाले ने ये नहीं लिखा है कि अयनांत क्या होता है। जिस दिन परीक्षा में आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो 99% विद्यार्थी सही जवाब देके आ जाएंगे कि बांसवाड़ा जिले से। कर्क रेखा पर सूर्य सीधा कब चमकता है, यह भी परीक्षा में पूछा जाए तो अधिकांश बच्चे 21 जून कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है राइट करके आ जाएंगे। लेकिन जिस दिन परीक्षक ने यह पूछ लिया कि राजस्थान में ग्रीष्म अयनांत, जिसको हम कहते हैं समर सोलेस्टिक, और समर सोलेस्टिक की दशा पूछी जाए तो 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य का सीधा चमकना ही ग्रीष्म अयनांत कहलाता है। और ग्रीष्म अयनांत की तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती। तो यहां पर मैंने कोई भी नई जानकारी नहीं दी है, केवल एक शब्द दिया है कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य का सीधा चमकना क्या कहलाता है, तो ग्रीष्म अयनांत। इसके बाद 22 दिसंबर को सूर्य का मकर रेखा पर सीधा चमकना क्या कहलाता है, तो शीत अयनांत। ध्यान रहे, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर पहुंचता है और मकर रेखा सीधा चमकता है, जिसे शीत अयनांत या विंटर सोलेस्टिक के नाम से जानते हैं। अब सूर्य यहां पर आ गया तो यहां से वापस कहां जाएगा? ऊपर की ओर। तो 21 मार्च को जब सूर्य विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है तो उसे कहा जाता है बसंत विषुव। तारीख कौन सी है? 21 मार्च। किस नाम से जाना जाएगा? बसंत विषुव। यहां
23 सितंबर को विषुवत रेखा को पार करके दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है, जिसे कहा जाता है शरद विषुव। तो अक्षांश के बारे में मैंने केवल और केवल इंफॉर्मेशन राजस्थान के संदर्भ में जोड़ी है, केवल इतनी है कि 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकना क्या कहलाता है? ग्रीष्म अयनांत। जो विद्यार्थी रीट मेंस में एसएस से भी तैयारी कर रहे हैं, उनको शरद विषुव, बसंत विषुव, इसके बाद ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत भी परीक्षाओं में अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में पूछा जा सकता है। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, 21 जून को सूर्य का कर्क रेखा पर सीधा चमकना ग्रीष्म अयनांत कहलाता है और ग्रीष्म अयनांत को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। नंबर 2, शीत अयनांत 22 दिसंबर को सूर्य का मकर रेखा पर सीधा चमकना एवं उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। इसके बाद शरद विषुव 23 सितंबर को सूर्य का विषुवत रेखा को पार करके दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करना, जिसे सूर्य दक्षिणायन की दशा भी कहा जाता है। इसके बाद 21 मार्च को सूर्य का विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करना क्या कहलाता है? बसंत विषुव। तो यहां पर ध्यान रखना है कि परीक्षा जब भी पूछा कि ग्रीष्म अयनांत की दशा, तो ग्रीष्म अयनांत में आपको क्या राइट करके आना है? कि ग्रीष्म अयनांत में आपको सीधा राइट करके आना है कि 21 जून को सूर्य का कर्क रेखा पर सीधा चमकना किस नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म अयनांत के नाम से जाना जाता है। अब आगे अक्षांश के बारे में और बात कर रहे हैं। अब अक्षांश में एक प्रश्न तो हमारे अक्षांशीय स्थिति को लेकर बना, दूसरा अक्षांशीय अंतराल को लेकर बना, तीसरा कर्क रेखा को लेकर बना, चौथा ग्रीष्म अयनांत को लेकर बना। अब आपसे परीक्षक ये क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो सीधा का सीधा कर्क रेखा, और कर्क रेखा पर हम किस जिले को राइट करके आते हैं? बांसवाड़ा। सिंपल सा उत्तर है, हर विद्यार्थी दे देता है। परीक्षक ये पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरणें, तो अधिकांश विद्यार्थी ये भी राइट करके आएंगे कि कहां पर है? गंगानगर। क्योंकि जैसे जैसे सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है, सूर्य की किरणें क्या होती है? तिरछी होती जाती। अब एग्जामिनर ने देख लिया कि प्रत्येक बच्चे को कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है, ये भी याद है। दूसरा, सूर्य की सीधी किरणें किस जिले में गिरती है? बांसवाड़ा, ये भी याद है। इससे आगे सर्वाधिक तिरछी कहां है, यह भी याद है। अब एग्जामिनर इसी कारण, अधिक परीक्षाओं के कारण अक्षांश में दूसरा प्रश्न लेकर आ रहा है। अभी तक आया नहीं है, आएगा, और आएगा संभावित रूप में, और जब आएगा तब ये देख लेना कि अधिकांश विद्यार्थी उस प्रश्न को गलत करके आएंगे। मैं उस प्रश्न पर आपसे बात कर रहा हूं। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य उत्तरायण के समय राजस्थान के किस जिले में दिन की अवधि सबसे लंबी होगी? आप एक बार प्रश्न को दोबारा सुन ले कि सूर्य उत्तरायण के समय या 21 जून के समय राजस्थान के किस जिले में दिन की अवधि सबसे लंबी होगी? प्रश्न सुन लिया ध्यान से। ऑप्शन नंबर 1 आपको दे देगा बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2 आपको दे देगा गंगानगर, ऑप्शन नंबर 3 आपको दे देगा धौलपुर, और ऑप्शन नंबर 4 आपको दे देगा जैसलमेर। यानी कि राजस्थान की उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब, ये चारों जो बिंदु है, उन बिंदुओं को आपको ऑप्शन दे दिया। अब अधिकांश बच्चे क्या करेंगे? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो दिन की सबसे लंबी अवधि कहां है? बांसवाड़ा। लेकिन ऐसा जवाब देने पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? गलत। सही कौन सा होगा? गंगानगर। अगर आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं, दिन की अवधि में बढ़ोतरी होती है, और सूर्य उत्तरायण के समय ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी? 6 माह। दिन की अवधि 6 माह। जबकि दक्षिणायन के समय दक्षिणी ध्रुव पर दिन की अवधि क्या हो जाती है? 6 माह। यानी कि ध्रुवों पर 6 महीने के दिन एवं 6 महीने के रात होते हैं। तो इसलिए परीक्षा में आपसे पूछे कि सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ती है, तो बांसवाड़ा राइट करके आना है। सर्वाधिक तिरछी कहां पड़ती है, तो
गंगानगर राइट करके आता है। लेकिन पूछे कि दिन की सबसे लंबी अवधि कहां पर होगी तो गंगानगर, दिन की सबसे कम लंबी अवधि कहां पर होगी तो बांसवाड़ा। अक्षांशीय स्थिति पर बात की, वापस रिपीट कर रहा हूं। अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 मिनट, अक्षांशीय अंतराल 7 डिग्री और 9 मिनट। इसके बाद उत्तरतम बिंदु कोणागा गंगानगर, दक्षिणतम बिंदु बांसवाड़ा। इसके बाद राज्य से गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश रेखा है कर्क रेखा, और कर्क रेखा को इंग्लिश में मैंने नाम बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा पर सूर्य का सीधा चमकना क्या कहलाता है तो ग्रीष्म अयनांत कहलाता है। और ग्रीष्म अयनांत की विशेषता क्या है तो सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, अतः उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। फिर सर्वाधिक सूर्य की सीधी किरणें कहां होगी तो बांसवाड़ा, सर्वाधिक तिरछी कहां पर होगी तो गंगानगर। दिन की सबसे लंबी अवधि कहां पर होगी तो गंगानगर राइट करके आना, और सबसे कम अवधि कहां पर होगी तो क्या राइट करके आना है बांसवाड़ा। एकमात्र नई जानकारी दी है, बाकी अधिकांश चीजें आप लोग पढ़े हुए हैं। बस परीक्षाओं में इस प्रकार के नए प्रश्नों पर हमारा पूरा ध्यान होना जरूरी। अक्षांश स्पष्ट हो चुका होगा। ध्यान रखना, परीक्षा में आपसे यह भी पूछे एग्जामिनर कि निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करता है। तो राजस्थान की जलवायु जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें, लेकिन जब जहां जहां जिस प्रकार का सूर्य का कोण होता है, यानी कि अक्षांशीय स्थिति होती है, वह जलवायु के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसलिए अक्षांश के आधार पर एग्जामिनर की इच्छा हो गई और आगे बढ़ के क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का कौन सा जिला उष्ण कटिबंध में है, तो क्या राइट करके आओगे? राजस्थान का अधिकांश भाग किस कटिबंध में है, तो क्या राइट करके आओगे? शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, तो अक्षांश के बारे में सारी जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी होगी। अब मैं बात कर रहा हूं देशांतरीय स्थिति। आगे देखते हैं देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति, एक तो देशांतरीय स्थिति जो है, देशांतर के इंग्लिश में, वैसे इंग्लिश में देशांतर को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड, अक्षांश को कहा जाता है लेटीट्यूड। अक्षांश को हिंदी में अक्षांश कहा जाता है, लेकिन देशांतर के पर्यायवाची भी है। अगर देशांतर रेखा के स्थान पर या देशांतर की स्थिति के आधार पर, देशांत के आधार पर इसको मध्याह्न रेखा भी कहा जा सकता है। और कुछ कुछ एग्जामिनर तो इतनी प्योर हिंदी लिखते हैं कि इसको मध्याह्न रेखा की जगह याम्योत्तर भी लिख देते हैं। तो एग्जामिनर ने कहीं आपके दिमाग के साथ खेल लिया, तो ध्यान रखना कि राजस्थान कितने याम्योत्तर के मध्य में है। तो याम्योत्तर कोई केवल एक नया शब्द है, हमें सीधा का सीधा उत्तर किसका देना है? देशांतरीय स्थिति का। चलो आइए बात कर रहे हैं अब देशांतरीय स्थिति पर। देखें यहां पर हमने अक्षांशीय स्थिति की बात की, 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 मिनट। अब हम बात कर रहे हैं देशांतरीय स्थिति। अगर हम ग्लोब को देखें, ये ग्लोब है, ये विषुवत रेखा, और विषुवत रेखे के उत्तर का भाग कौन सा हो गया? उत्तरी गोलार्ध। दक्षिण का भाग कौन सा हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। अगर इस पृथ्वी को देशांतर के आधार पर दो भागों में विभक्त करें तो ये 0 डिग्री रेखा को हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। इस ग्रीनविच रेखा के ये पूर्व का भाग, इसको कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध। क्या कहते हैं? पूर्वी गोलार्ध, इंग्लिश में ईस्टर्न हेमिस्फीयर। विषुवत रेखा के दक्षिण का भाग, और उसको कहा जाता है ग्रीनविच रेखा के पश्चिम का भाग, जिसे कहा जाता है पश्चिमी गोलार्ध। यानी अक्षांशीय स्तर पर दो भाग, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग, और देशांतरी आधार पर पूरब और पश्चिम। तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे अक्षांश और दोषांतर को मिलाकर कि आजकल परीक्षा जो हो रही है उसमें इस प्रकार का कि निम्न में से राजस्थान की स्थिति ग्लोब के संदर्भ में है, यहां पर आपको ऑप्शन दे दे ए, बी, सी और डी। तो ए और बी दोनों क्या है? विषुवत रेखा के उत्तर में,
यानी कि उत्तरी गोलार्ध, यानी कि इसके आगे जो एन लग रहा है, ठीक है, लेकिन हम कहां पर है? पूर्वी गोलार्ध में, और इसलिए उत्तर कौन सा राइट करके आओगे? बी। यानी कि राजस्थान विश्व मानचित्र में या विश्व के संदर्भ में देखें तो अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा और देशांतीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा माना। बात कर रहे हैं अब देशांतरीय स्थिति। तो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट से लगाकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। प्रारंभ कहां हो रहा है? 69 डिग्री 30 मिनट से लगाकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां पर 69 डिग्री 30 मिनट पर हम बात करें तो जैसलमेर की सम तहसील का एक गांव है जिसका नाम है कटरा। यहां पर पूर्वतम भाग की बात करें तो धौलपुर जिले की एक तहसील है जिसका नाम है राजाखेड़ा, और राजाखेड़ा का गांव है उसका नाम है सिलाना गांव, धौलपुर। राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कोड़ागांव गंगानगर हो गया, दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड गांव बांसवाड़ा हो गया, पूर्वतम बिंदु सिलाना गांव धौलपुर राजाखेड़ा हो गया, तो पश्चिमतम बिंदु सम जैसलमेर हो गया। अक्षांश और देशांतर दोनों की बात कर रहा हूं। यहां पर देशांतर में जैसे हमने अक्षांशीय अंतराल लिखा था 7 डिग्री 9 मिनट, एग्जामिनर आपसे पूछे कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है तो हमें लिखकर आना है 8 डिग्री 47 मिनट। देशांतरीय अंतराल कितना निकल कर आया? 8 डिग्री 47 मिनट। पूर्वतम बिंदु पश्चिमतम बिंदु हो गया। अब एग्जामिनर देशांतर में जो सवाल बनाता है और वो सवाल बनाता है समय से संबंधित। ध्यान रखना, अक्सर परीक्षाओं में गणितीय दृष्टिकोण से भी सवाल समय से संबंधित अक्षांश से पूछे जाते हैं। अब आप लोगों को आगे की जानकारी दे रहा हूं। नेक्स्ट में आप देखें कि देशांतर, अगर हम विश्व के संदर्भ में बात डिग्री देशांतर, इधर 180 डिग्री देशांतर और इधर 180 डिग्री देशांतर, यानी कि टोटल पृथ्वी पर देशांतरों की संख्या या ग्लोब पर देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रीनविच। इस ग्रीनविच रेखा के पूर्व का हिस्सा ही क्या कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध। किस नाम से जाना जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। हमारी स्थिति यहां पर देखें तो इस ग्लोब के संदर्भ में देखें तो यहां हम 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट के मध्य दिख रहा है। यहां पर आप देखेंगे कि 1884 में विश्व को 24 समय क्षेत्र में विभक्त किया जाता है। इस समय क्षेत्रों में विभक्त करते हुए यह बात निर्धारित कर दी जाती है कि 0 डिग्री देशांतर, जिसको ग्रीनविच रेखा या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा के रूप में जाना जाता है, उसके साथ साथ 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। जो एसएस के विद्यार्थी जो एसएस करें उनके लिए तिथि रेखा को लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं। एक तो 0 डिग्री देशांतर, ग्रीनविच रेखा, इसी ग्रीनविच रेखा को अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा को ही प्राइम मेरिडियन टाइमलाइन या प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंग्लिश में इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। अब आपसे राजस्थान में क्या सवाल पूछेगा देखना है। प्रत्येक विद्यार्थी को यह पता है कि भारत में भारतीय मानक समय रेखा, जिसको हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं, कौन सी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत में इलाहाबाद के समीप नैनी या नैनी के उत्तर में एक और शहर है जिसका नाम है मिर्जापुर, और इस मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अगर आपको बता दूं कि अधिकांश विद्यार्थियों ने ये 82.5 डिग्री पढ़ा है, मगर कभी भी पढ़ाने वाले से ये नहीं पूछा कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है
68 डिग्री 7 मिनट से प्रारंभ होकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो भैया ये क्या कारण रहा कि 82.5 डिग्री को ही हमने क्या ले लिया, भारतीय मानक समय रेखा? क्यों? बीचों बीच में कोई और ले लेते, या 82.5 की जगह हम 90 लेते, या 60 लेते, या 70 लेते। हमें यहां पर ही प्रश्न बन रहा है, उसको अच्छे से ध्यान रखना है कि 1884 में विश्व के लिए दो प्रमुख रेखाओं के निर्धारण करने के साथ साथ यह स्पष्ट रूप से नियम बना दिया गया कि कोई भी राष्ट्र अपने यहां की मानक समय रेखा को लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ध्यान क्या रखें, ये जो ग्रीनविच रेखा है उसके गुणक में कितना डिग्री हो, 7.5 डिग्री। अब 82.5 डिग्री पूर्वी कैसे ली आप देख लीजिए। 0 डिग्री है, अगर 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाएंगे तो हम पहला मानक समय रेखा ले सकते हैं 7.5 डिग्री, दूसरी ले सकते हैं 15 डिग्री, तीसरी ले सकते हैं 22.5 डिग्री, चौथी ले सकते हैं 30, 30 के बाद आगे की ले सकते हैं हम 37.5, 37.5 के बाद अगर हम अगली रेखा देखें तो कौन सी, 45, 45 से आगे अगर हम बढ़ेंगे तो कौन सी, 52, 52 से आगे जाएंगे तो कौन सी ले सकते हैं, 60, 60 के आगे जाएंगे तो 67.5। ध्यान रहे 67.5 जो आया, 67 डिग्री 30 मिनट, इसको लिया जा सकता है, लेकिन राजस्थान में इसका कोई संबंध नहीं है, भारत में भी इसका संबंध नहीं है, क्योंकि भारत भी 67 डिग्री या 68 डिग्री 7 मिनट से प्रारंभ हो रहा है। तो 67 डिग्री 30 मिनट भारत में है ही नहीं, और इसलिए इस रेखा को नहीं लिया जा सकता। अगर 67 डिग्री 30 मिनट में 7.5 जोड़ दे तो ये राजस्थान के बीचों बीच से गुजरती, और उसका नाम है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस 75 में अगर हम 7.5 जोड़ दे तो क्या आ जाएगा, 82.5 डिग्री। अगर इस 82.5 डिग्री में भी 7.5 जोड़ दे तो क्या आएगा, 90 डिग्री। तो एग्जामिनर की इच्छा हो जाए तो भारत के भूगोल के संदर्भ में भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि क्या भारत से गुजरने वाली किन देशांतर रेखाओं को मानक समय रेखा के रूप में स्वीकारा जा सकता है। तो एक तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, नेक्स्ट 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसको वर्तमान में हमने भारतीय मानक समय रेखा के रूप में स्वीकार कर रखा है, और नेक्स्ट कौन सी, 90 डिग्री। तो आपसे एग्जामिनर पूछे, अभी तक किसी भी किताब में यह लिखा नहीं हुआ कि करने वाली किस देशांतर रेखा को मानक समय रेखा के रूप में स्वीकारा जा सकता है। जिस दिन परीक्षाओं में आ जाएगा और उसके बाद बड़े बड़े लेखक इसको अच्छे तरीके से छापना शुरू कर देंगे। तो ध्यान रखना है कि राज्य से गुजरने वाली किस देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा के रूप में स्वीकारा जा सकता है, तो 75 डिग्री पूर्व देशांतर। और आपसे एग्जामिनर यह भी पूछ ले कि पश्चिमी भारत के लिए निम्न में से किस देशांतर रेखा को मानक समय रेखा के रूप में लिया जा सकता है, तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। वर्तमान में भारतीय मानक समय रेखा कौन सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और पूर्वोत्तर भारत के लिए अगर कोई स्वीकार करने की बात आए तो 90 डिग्री। अब भारत सरकार वर्तमान में भारतीय मानक समय रेखा एक से अधिक रहने के लिए बात कर रही है या विचार कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है, तो इसके पीछे के आपको कारण बता देता हूं कि आपने देखा होगा कि 21 जून की तारीख भी आपको पता है, 22 दिसंबर अभी गया ही है। तो 22 दिसंबर को आपने देखा होगा कि रात का समय हम पश्चिम में होने के बावजूद भी रात या इवनिंग जो है या दिन के अस्त होने का समय 5:28 तक है, यानी कि लगभग 5:30 बजे के बाद अंधेरा होना प्रारंभ हो जाता है। यही काम अरुणाचल प्रदेश में कितने घंटे पहले हो जाता है, 2 घंटे पहले, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्यास्त का समय 3:28। 21 जून की बात करें तो 21 जून में सूर्य का जो उदय होता है वो सुबह 5:28 पर हमारे यहां हो जाता है, तो वहां पर 3:28, 2 घंटे का अंतर होने के कारण, तो इतना बड़ा समय अंतर है। और पूरे भारत में कार्यालयों का समय 10 से 6 है, और इसलिए पूर्वोत्तर के राज्यों में, अधिकांश राज्यों में समय को लेकर समस्याएं उत्पन्न होती है। और इसलिए वर्तमान में भारत सरकार समय या मानक समय रेखा को एक से अधिक रखने पर विचार कर रही है। और किसी एग्जामिनर के ये ध्यान में आ गया तो निश्चित रूप से आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछ लेगा, राज्य से गुजरने वाली किस देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा के रूप में स्वीकारा जा सकता है, तो क्या राइट करके आएंगे, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। अक्षांशी स्थिति हो गई, देशांतरी स्थिति होगी,
और प्रमुख देशांतर के बारे में भी हमने बात कर ली। अब ये आगे और बात कर रहे हैं जिसमें जिसमें देशांतर जो है, उन देशांतरों के उपयोग क्या है? तो देशांतर का जो उपयोग है वह एक तो होता है समय गणना में, टाइम कैलकुलेशन। देशांतर का एक उपयोग तो होता है समय गणना, और देशांतर का दूसरा उपयोग होता है सूर्योदय की गणना। पहला काम समय गणना और दूसरा सूर्योदय की गणना। यहां राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में यहां पर 69 डिग्री 30 मिनट और यहां पर 78 डिग्री 17 मिनट। हमने देशांतरीय अंतराल लिखा था 8 डिग्री 47 मिनट। ध्यान रहे, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है और पश्चिम से पूर्व घूर्णन करने के कारण सूर्य को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट। परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछें कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम समय अंतराल है, तो 8 डिग्री 47 मिनट में 4 का गुणा कर दे और ये अंतर निकल कर आएगा 35 मिनट और 8 सेकेंड। 35 मिनट और 8 सेकेंड। तो पूर्व से पश्चिम समयांतराल का सिंपल क्वेश्चन पूछे तो क्या होगा? 8 डिग्री 47 मिनट या 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय अंतराल है, उसमें 4 का गुणा कर देंगे तो 35 मिनट 8 सेकेंड समय अंतराल आ जाएगा। अब एग्जामिनर आपसे समय को लेकर क्वेश्चन पूछे कि यहां पर राजस्थान में सूर्योदय धौलपुर में कितने बजे हो रहा है? प्रातः 6 बजे। और आपसे पूछे कि पश्चिमतम सीमा पर स्थित कटरा सम में सूर्योदय का समय होगा, तो आपको एक तो ये तो सबको पता ही है कि सूर्योदय कहां पर होता है? पूर्व में। सूर्यास्त कहां पर होता है? पश्चिम में। जब हम कॉस्मोलॉजी पढ़ते हैं या सौर परिवार पढ़ते हैं तो सौर परिवार में हम 8 ग्रहों की बात करते हैं, तो 8 में केवल 2 ग्रह, एक तो वीनस और यूरेनस, शुक्र और अरुण, 2 ही ऐसे ग्रह है जहां पर सूर्योदय कहां होता है? पश्चिम में। जबकि बाकी 6 ग्रह ऐसे हैं जहां पर सूर्योदय कहां होता है? पूर्व में। तो आप सबको जानकारी है कि सूर्योदय कहां हो रहा है? पूर्व में। तो यहां पर अगर सूर्योदय प्रातः 6 बजे हो रहा है तो पश्चिम की ओर यात्रा करेंगे तो सूर्योदय के समय में क्या होगी? देरी। तो यहां पर सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो यहां पर 6:35 और 8 सेकेंड, 6:35 और 8 सेकेंड जो है वह इसका उत्तर होगा। तो सूर्योदय की गणना के लेकर अगर आपको प्रश्न पूछे तो एक नियम ध्यान रखना है, अगर कोई स्थान पूर्व में है और कोई स्थान पश्चिम में है, यहां पर देख ले एक बार वापस कि ये स्थान है और ये स्थान है। मान लीजिए आपको एक्स स्थान दे रखा है, एक्स स्थान का समय दे रखा है और वाय स्थान का समय ज्ञात करना है। तो यदि एक्स स्थान के वाय स्थान पश्चिम में है तो यहां पर सूर्योदय की गणना में समय को क्या करोगे? जोड़ोगे। यदि आपको एक्स स्थान का समय यहां पर दे रखा है और वाय स्थान का समय इधर की ओर ज्ञात करना है तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? समय को घटाना पड़ेगा। ध्यान रखना, सूर्योदय से संबंधित जब भी सवाल पूछा जाए तो सूर्योदय का जो सवाल होता है वह एक टाइम जोन के संदर्भ में होता है, जबकि समय गणना के जो सवाल होते हैं वह विश्व के विभिन्न समय जोनों के संदर्भ में होते हैं। और इसलिए केवल और केवल राजस्थान के भूगोल में मैं सूर्योदय की गणना की सवाल की बात कर रहा हूं, क्योंकि समय की गणना की जो सवाल है वो इंटरनेशनल मैप या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब हम इंडिया पढ़ेंगे या वर्ल्ड पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे किस प्रकार एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर समय का कितना अंतर होता है। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। दूसरा जो मैंने फैक्ट बताया कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राज्य से गुजरने वाली किस देशांतर रेखा को पश्चिमी भारत के लिए मानक समय रेखा के रूप में स्वीकारा जा सकता है, तो आप क्या राइट करके आएंगे? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर।
आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का पूर्व एवं पश्चिम में समयांतराल कितना है, तो समयांतराल देशांतरी विस्तार 8 डिग्री 4-7 मिनट, उसमें 4 का गुणा करेंगे तो 35 मिनट 8 सेकंड, यानी कि लगभग अगर आपको जवाब दें तो देशांतरी विस्तार लगभग 9 डिग्री होने के कारण 9 करके 36 दे तब भी राइट करके आए, और एग्जैक्टली 35 मिनट और 8 सेकंड लिखकर आए तब भी बेस्ट आंसर कौन सा होगा, 35 मिनट और 8 सेकंड। दूसरा, लास्ट मैंने सूर्योदय की गणना के संबंध में सवाल बताया, तो सूर्योदय की गणना में क्या करना है कि देशांतर जितने भी दे रखें, अगर देशांतर पश्चिम की ओर है तो एक तो देशांतरीय अंतराल निकाल देना है, पश्चिम की ओर जाएंगे तो सूर्योदय के समय को जोड़ना है, और पूर्व की ओर जाएंगे तो सूर्योदय के समय को घटाना है। इन दो चीजों के आधार पर हम अक्षांश और देशांतर के सारे प्रश्नों को सही हल कर सकते हैं। अक्षांश और देशांतर दोनों के विषय में बात हो गई। अब मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की सीमा से संबंधित नया टॉपिक, और नए टॉपिक पर बात करने से पहले आप लोगों से एक बार वापस अभी तक जो देखा है आज का अक्षांश के संदर्भ में और देशांतर के संदर्भ में 1 मिनट में रिवाइज कर रहा हूं, और इसके बाद में आगे बढ़ रहा हूं। पहला हमने बात की कि राजस्थान की अक्षांश की स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल है 7 डिग्री 9 मिनट। राजस्थान का उत्तरतम बिंदु है कोणागांव गंगानगर। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है बुरकुंड गांव बांसवाड़ा। राज्य से होकर गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में पूछे कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है, तो बांसवाड़ा जिले से डूंगरपुर को छूते हुए गुजरती है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो बांसवाड़ा। सर्वाधिक तिरछी कहां पड़ती है, तो गंगानगर। 21 जून को सूर्य का कर्क रेखा पर सीधा चमकना क्या कहलाता है, तो विशेष रूप से याद रखना है ग्रीष्म अयनांत या समर सोलेस्टिक। और एक नया क्वेश्चन आपको बताया था कि अगर एग्जामिनर ये पूछे कि सूर्य उत्तरायण यानी कि 21 मार्च के बाद की अवधि और सूर्य उत्तरायण के समय राजस्थान के किस जिले में दिन की अवधि सबसे लंबी होगी, तो कौन सा राइट करना है, गंगानगर। सबसे कम पूछे तो क्या राइट करके आओगे, बांसवाड़ा। अक्षांश की यही बात की थी हमने। देशांतर में सिंपल सी 4 बातें कि राजस्थान की देशांतर स्थिति कितनी है, तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। राजस्थान का पूर्वतम बिंदु कौन सा है, तो सिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर। पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, तो कटरा सम जैसलमेर। राजस्थान का देशांतरी अंतराल कितना है, तो 8 डिग्री 4-7 मिनट। और विशेष बात बताई थी कि राजस्थान से गुजरने वाली 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को पश्चिमी भारत के लिए भारतीय मानक समय रेखा के रूप में स्वीकारा जा सकता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। फिर समय के संदर्भ में मैंने बात की कि समय पूर्व से पश्चिम समयांतराल कितना, तो सिंपल सी बात है 8 डिग्री 4-7 मिनट इंटू 4, अगर गुणा नहीं आए तो 35 मिनट और 8 सेकंड सीधा याद रख लेना। लेकिन सूर्योदय का सवाल पूछे तो ध्यान रखना कि अगर कोई स्थान पूर्व में है तो सूर्योदय में समय घटा देना है, और स्थान पश्चिम में है तो सूर्योदय के समय में क्या करना है, जोड़ कर देनी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, और हमारा जो नया टॉपिक है वह है राजस्थान की स्थलीय सीमा। देखते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा। ठीक है, तो राजस्थान की स्थलीय सीमा के बारे में आप देख लीजिए कि राजस्थान जो है ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम।
तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण अगर लंबाई की बात करें तो 826 किलोमीटर। कितनी है? 826। यानी कि यहां कोणा गांव गंगानगर से अगर शुरू करें और बुरकुंड गांव बांसवाड़ा तक देखें तो कितनी है? 826। यहां पर कटरा सम जैसलमेर से प्रारंभ होकर पूर्व में सिलाना गांव राजा का धौलपुर तक देखें तो 869 और दोनों में इंटरवल निकाल के देखें तो कितना आता है? 43 किलोमीटर। अगर एग्जामिनर की इच्छा हो जाए और एग्जामिनर पूछ ले कि राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई मल शायद दोनों आंकड़े याद है तो 43 किलोमीटर। लेकिन यहां पर एक संयोग है विश्व भूगोल के संबंध में, बता देता हूं क्योंकि एग्जामिनर की इच्छा हो जाए कि ऑप्शन को थोड़ा टेढ़ा करना है। तो आपसे परीक्षा में कथन कांड के प्रश्नों में पूछे कि राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है तो कथन क्या है? राइट। राजस्थान देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है तो कथन क्या होगा? राइट। राजस्थान भारत का उत्तरी पश्चिमी राज्य है तब भी कथन क्या होगा? राइट। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछे कि राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई में अंतर, यहां पर पृथ्वी और पृथ्वी का जो विषुवत रेखीय व्यास है वह 12,713 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर। कितना है? 12,756 किलोमीटर। जबकि अगर ध्रुवीय व्यास की बात करें तो 12,713 किलोमीटर है। अगर विषुवत रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास का अंतर भी निकाले तो कितना निकल कर आता है? 43 किलोमीटर। तो ध्यान रखना है, एग्जामिनर और आगे बढ़ के आपसे जानना चाहे कि राजस्थान की अक्षांश या राजस्थान की उत्तर एवं दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम या लंबाई एवं चौड़ाई में अंतर पृथ्वी के विषुवत रेखीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास के अंतराल के समान है तो क्या करोगे? राइट करके आओ। अब बात कर रहे हैं हम सीमा के बारे में। यहां पर देख लीजिए सीमा के बारे में या राजस्थान। तो राजस्थान की टोटल बाउंड्री जो है वह 5,920 किलोमीटर है। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। यह 5,920 किलोमीटर जो बाउंड्री है जिसमें से 4,850 किलोमीटर इंटर स्टेट है, अंतर्राज्यीय, जबकि 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय है। 1,070 किलोमीटर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय। ध्यान रहे, राजस्थान के चारों तरफ देखें तो राजस्थान की जो यह बाउंड्री 5,920 किलोमीटर है जिसमें से 4,850 किलोमीटर 5 राज्यों के साथ लगती है, जबकि 1,070 किलोमीटर एक देश के साथ लगती है और देश के साथ लगती है वह देश है पाकिस्तान। तो एक तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 4,850 किलोमीटर। कितने राज्यों से लगती है? तो 5। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1,070 किलोमीटर और लगती है तो पाकिस्तान के साथ। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान निम्न में से किस प्रकार का राज्य है? तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के चारों तरफ केवल लैंड बाउंड्री है, किसी भी प्रकार का समुद्र तट राजस्थान से मिलता नहीं है और इस कारण राजस्थान भूगोल की भाषा में स्थलाबद्ध या इंग्लिश में कहें तो लैंडलॉक्ड स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, परीक्षाएं बहुत होती है, कथन कारणों में ही आपसे कि निम्न में से राज्य के संबंध में कौन से कथन सही। राजस्थान एक स्थलाबद्ध राज्य और स्थलाबद्ध राज्य है और इस कारण राजस्थान से संबंध में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का समुद्र तट से औसतन दूरी कितनी है? तो क्या राइट करके आओगे? 350 किलोमीटर। राजस्थान की समुद्र तट से औसतन दूरी कितनी है? 350 किलोमीटर। परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान से कच्छ का रन या कच्छ की खाड़ी कितना दूर है? तो 225 किलोमीटर। और राजस्थान से खंबात की खाड़ी कितनी दूर है? तो 478 किलोमीटर। वापस रिपीट कर रहा हूं कि राजस्थान एक स्थलाबद्ध देश है जिसकी सीमा 5 राज्य एवं एक देश के साथ लगती है। राजस्थान निकटतम समुद्री भाग कच्छ का रन 225 किलोमीटर, जबकि खंबात की खाड़ी
478 किलोमीटर, जबकि औसतन दूरी अगर निकालें तो लगभग 350 किलोमीटर है। और इसलिए परीक्षा में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछे कि राजस्थान का निकटतम बंदरगाह कौन सा है, तो राजस्थान का निकटतम बंदरगाह आपसे पूछे तो खंबात की खाड़ी में स्थित कौन सा बंदरगाह? कांडला। अब हम ज्योग्राफी इंडिया पढ़ेंगे तो बात करेंगे कांडला बंदरगाह के बारे में कि कांडला बंदरगाह जब भारत पाक का विभाजन होता है तो विभाजन के पश्चात सिंधु नदी के तट पर स्थित या सिंधु नदी के मुहाने पर स्थित ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में चला जाता है। और इस वजह से मुंबई बंदरगाह जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, उस पर भार और ज्यादा पूरे उत्तर भारत का आ जाता है। और उसी भार को कम करने के लिए खंबात की खाड़ी के तट पर एक और नया बंदरगाह विकसित किया जाता है जिसका नाम कांडला बंदरगाह है। और इस कांडला बंदरगाह का नाम 2015 में बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार ने इसके नाम को जो कर दिया है और इसका नया नाम रखा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। समुद्र तट से निकटता और दूरी। अब अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ये उत्तर और ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। यहां पर ये वाला भाग, यहां पर हिंदूमल कोट, और हिंदूमल कोट किसका हिस्सा है? गंगानगर का। और हिंदूमल कोट गंगानगर से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो यहां पर गांव है जिसका नाम है बाखासर। और बाखासर गांव किसका है? बाड़मेर। और कभी कभार तहसील भी दे देता है तो हमें ध्यान रखना है शाहगढ़। यानी कि उत्तर में हिंदूमल कोट गंगानगर से प्रारंभ होकर बाखासर बाड़मेर तक की सीमा को हम अंतरराष्ट्रीय सीमा के नाम से जानते हैं। ध्यान रहे, अगर हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू को बात करें तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा होती। और माउंटबेटन घोषणा के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बनना तय हो जाता है। और उसी समय भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा का निर्धारण करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है और उस आयोग का नाम है सर रेडक्लिफ आयोग। और इस कारण भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को हम रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। तो एक तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है, तो क्या राइट करके आओगे? रेडक्लिफ रेखा। ध्यान रहे, रेडक्लिफ रेखा जो है, अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो वर्तमान में भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य वर्तमान में रेडक्लिफ रेखा पर सीमा बनाते हैं, जिसमें पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा पंजाब, चौथा राजस्थान और पांचवा गुजरात। अब लगभग हम 3323 किलोमीटर लंबी सीमा पाकिस्तान से रखते हैं, उसमें से 70 किलोमीटर हिस्सा किसका है? राजस्थान। तो एग्जामिनर को कहीं प्रश्न ढूंढने नहीं जाना है, आपसे सिंपल सा ये पूछ लेगा कि पाकिस्तान के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश एवं 3 राज्य सीमा बनाते हैं, राजस्थान निम्न में से लंबाई की दृष्टि से सीमा बनाने वाला किस क्रम का राज्य है? तो क्या राइट करके आएंगे? दूसरा। क्यों? क्योंकि सबसे लंबी पाकिस्तान के साथ कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है तो वह जम्मू कश्मीर, जबकि दूसरे नंबर पर कौन सा है? राजस्थान। तो एक लाइन तो हमें यहां पर ऐड करनी है कि राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। पाकिस्तान एवं भारत के मध्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर। राजस्थान जम्मू कश्मीर के पश्चात पाकिस्तान के साथ दूसरी लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है। फिर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के कितने जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं? 4। कितने जिले हैं? 4। यहां पर 1, 2, 3 और 4। पहला जिला जिसका नाम है गंगानगर, दूसरा जिला जिसका नाम है बीकानेर, तीसरा जिला जिसका नाम है जैसलमेर और चौथा जिला जिसका नाम है बाड़मेर। यानी कि पहला गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा बाड़मेर। यहां सब
गंगानगर की जो सीमा बनती है उसकी लंबाई है 210 किलोमीटर। कितनी है? 210। यहां बीकानेर की सीमा की लंबाई देखें तो 168 किलोमीटर। यहां जैसलमेर की सीमा की बात करें तो 464 किलोमीटर, जबकि बाड़मेर की सीमा की बात करें तो 228 किलो। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का लंबाई की दृष्टि से सही क्रम है या अवरोही क्रम है, तो पहले नंबर पर किसके ले जाओगे? जैसलमेर को। दूसरे नंबर पर कौन सा? बाड़मेर। तीसरे नंबर पर कौन सा? गंगानगर। और चौथे नंबर पर कौन सा? तो बीकानेर। वापस रिपीट कर रहा हूं, भारत और पाकिस्तान की मध्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा राजस्थान जम्मू कश्मीर के पश्चात दूसरी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रखने वाला राज्य है। राजस्थान के 4 जिले, गंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, मतलब न्यूनतम लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला बनाता है? तो बीकानेर। तीसरे नंबर पर जैसलमेर 464 किलोमीटर। सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला अगर आपको जिला पूछे तो कौन सा है? जैसलमेर। और सबसे कम सब इसके बाद नेक्स्ट देखें तो बाड़मेर 228। तो पहले नंबर पर जैसलमेर हो जाएगा, दूसरे पर बाड़मेर हो जाएगा, तीसरे पर गंगानगर होगा और चौथे पर बीकानेर होगा। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा में अगर हम बात करें या अंतरराष्ट्रीय सीमा के संदर्भ में बात करें तो इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक तो गंगानगर है, दूसरा बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। तो एग्जामिनर आपसे पूछे कि राज्य के अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में निम्न में से किस जिले का जिला मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है? तो क्या राइट करके आना है? गंगानगर। ध्यान रहे, गंगानगर राजस्थान का वह जिला जो प्रशासनिक कारणों से विकसित होता है और इसका पूर्व नाम है रामनगर। अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय जिसका पूर्व नाम रामनगर होता है, तो गंगानगर। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय सीमावर्ती जिलों में क्या राइट करके आएंगे? गंगानगर। यहां पर सबसे दूर अगर किसी का जिला मुख्यालय है तो क्या राइट करके आएंगे? बीकानेर। सर्वाधिक निकट गंगानगर, सर्वाधिक दूर बीकानेर। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जैसलमेर, न्यूनतम लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बीकानेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में हमने बात कर ली। अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक स्थान हिंदुमल कोट गंगानगर, पश्चिम बिंदु या अंतिम बिंदु अगर आपसे पूछे तो बाखासर गांव। कभी कभार बाखासर की जगह शाहगढ़ तहसील का नाम भी दे दिया जाता है। बाखासर गांव, शाहगढ़ तहसील और बाड़मेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा की हमने कहानी कर ली। ध्यान रहे, राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे, लेकिन पाकिस्तान के अगर हम देखें तो पाकिस्तान के 2 राज्य राजस्थान से सीमा बनाते हैं। एक तो पाकिस्तान का राज्य है जिसका नाम है पंजाब, और पाकिस्तान का अगर दूसरे राज्य की बात करें तो वो राज्य है सिंध। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 3 जिले, जबकि सिंध प्रांत के 6 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। एग्जामिनर पूछे कि पाकिस्तान के कितने राज्य राजस्थान सीमा बनाते हैं? राज्य की जगह प्रांत भी लिखेगा, स्टेट इंग्लिश में। तो 2, एक पंजाब और दूसरा कौन सा? सिंध। पंजाब के 3 जिले, और पंजाब के 3 जिलों की बात करें तो नंबर 1 बहावलपुर। पहला कौन सा होगा? बहावलपुर। दूसरा कौन सा होगा? बहावल नगर। और तीसरे का नाम है रहीम यार खान। तीसरा जिला कौन सा है? रहीम यार खान। यानी कि पंजाब प्रांत के 3 जिले हो गए, बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खान। अगर सिंध प्रांत के जिले की बात करें तो संख्या कितनी है? 6। और 6 जिलों में पहले नंबर पर संगीर या सांगीर, दूसरा सुक्कूर, तीसरा घोटकी, चौथा उमरकोट, उमरकोट, पांचवा खेरपुर। सांदेर, सुक्कूर, उमरकोट, घोटकी, खेरपुर।
और एक गाय की नस्ल के नाम पर है जिसका नाम है थारपारकर। तो पाकिस्तान के 2 राज्य और 6 जिले, 9 जिले, 9 जिलों में पंजाब प्रांत के 3 जिलों के नाम रिपीट कर रहा हूं, बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। जबकि सिंध प्रांत के 6 जिले जिसमें सांगीर, सुक्कुर, घुटकी, उमरकौट, खीरपुर और थारपारकर। ध्यान रखना, हमने सीमा कहां से शुरू की? हिंदुमल कोट से। नया नाम कौन सा? उमरकोट। तो ध्यान रखना, हमें 4 कोट याद रख के जाने। एक तो आपने पिछले साल चर्चाओं में रहा नाम सुना होगा पठानकोट, जहां पर आतंकवाद। पठानकोट पूछे अगर इंडिया ज्योग्राफी के क्वेश्चनों में तो कहां पर है? पंजाब में। इसके बाद हिंदुमल कोट कहां है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक स्थान गंगानगर। इसके बाद उमरकोट पूछे तो सिंध प्रांत का वह जिला जो राजस्थान से सीमा बनाता है। जबकि अगर पूछे कि अमरकोट, तो पाकिस्तान में स्थित वर्तमान में एकमात्र हिंदू रियासत का नाम कौन सा है? अमरकोट। तो ये 4 कोट हमें ध्यान रखने। अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में हमने सारी बात कर ली। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर, राजस्थान के 4 जिले, पाकिस्तान के 2 प्रांत। लंबाई की दृष्टि से क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम का। अब हम बात कर रहे हैं अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा के लिए आप एक बार देख लें कि अंतर्राज्यीय सीमा या हिंदुमल कोट गंगानगर से प्रारंभ होकर पुनः यहां पर बाखासर गांव बाड़मेर तक। ध्यान रहे, राजस्थान के 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते। पहले तो हमने बात की कि राजस्थान के कितने? 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते, जबकि 23 जिले क्या बनाते? अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा की जो लंबाई है वह कितनी है? 4850 किलोमीटर। जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम पहले लिख चुके हैं 1070 किलोमीटर, और टोटल लंबाई कितनी है? तो 5920 किलोमीटर। अब राजस्थान के 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ बनाते हैं? तो 5 राज्यों के साथ। यहां पर आप जब पढ़ेंगे तो थोड़ी कंट्रोवर्सी भी होगी। मैं आपको इस कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए एक बार मानचित्र पर ले जाता हूं सबकी लंबाई को लेकर। आप एक बार देख लें, ये राजस्थान का मानचित्र है। यहां पर ये वाला हिंदुमल कोट का भाग, हिंदुमल कोट या हिंदुमल कोट से प्रारंभ होकर यहां पर बाखासर गांव बाड़मेर तक का जो हिस्सा है, ये सारा का सारा अंतर्राज्यीय सीमा का है। अब अंतर्राज्यीय सीमा की इस स्थिति में देखें तो यहां पर पहली जो बाउंड्री बनती है, और वो बाउंड्री बनती है पंजाब के साथ। किसके साथ? पंजाब। और पंजाब के साथ जो बाउंड्री बनती है उसकी मैं लंबाई लिख रहा हूं 89 किलोमीटर। यहां पर कोई विवाद नहीं। दूसरा, यहां राज्य जिसमें उत्तरी पूर्वी सीमा की बात करें तो हरियाणा, जिसकी लंबाई अगर हम किताबों में पढ़ें तो अधिकांश किताबों में 1262 किलोमीटर लिखी है, जबकि मैं अधिकांशतः इसको 1450 लिखवाता हूं। इस कंट्रोवर्सी पर बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता क्या है। अभी दोनों लिखी है मैंने, किताबों में 1262 भी लिखी हुई है। मैं अधिकांश विद्यार्थियों को 1450 लिखवाता हूं और बताता हूं कि 1450 क्यों है, उस पर भी हम बात करेंगे। अगर पूर्व की ओर हम देखेंगे तो स्टेट आता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की किताबों में लिखी हुई है 877 किलोमीटर, जबकि मेरे के द्वारा जो लिखाई जाती है वो 326 किलोमीटर है। यहां पर दक्षिणी पूर्वी सीमा की बात करें तो यहां पर इसका स्टेट का नाम आता है मध्य प्रदेश, और यहां पर किताबों में भी कितनी लिखी हुई है? 1600 किलोमीटर, और मैं भी कितनी लिखवाता हूं? 1600 किलोमीटर। यहां पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जबकि यह दक्षिणी पश्चिमी जो सीमा है वह है गुजरात के साथ, और गुजरात के साथ जो सीमा है जिसमें किताबों में इसकी जो लंबाई लिखी हुई है उस पर अगर हम ध्यान दें तो किताब वालों ने लिख रखी है 1022 किलोमीटर, जबकि मैं लिखवाता हूं 1385 किलोमीटर। इस कंट्रोवर्सी का हल इसी मानचित्र के आधार पर हम अभी कर लेंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं कि राजस्थान के 23 जिले 5 राज्यों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं।
कितने राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? 5 राज्यों के साथ। यहां पर पहला पंजाब, लंबाई कितनी है? 89 किलोमीटर। कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, 89 किलोमीटर लंबाई है। राजस्थान के कितने जिले हैं? तो 2। सिंपल से राजस्थान के 2 और 2 जिलों में। यहां पर आपने मानचित्र देख लिया होगा, क्योंकि व्हाइट होने की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं नई स्लाइड ऐड कर रहा हूं जो थोड़ी डार्क होगी, जिससे समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप देख लीजिए, यहां पर मैं वापस इसको बना रहा हूं, अंतर्राज्यीय सीमा को। ये यहां पर पहले बात कर रहा हूं पंजाब के साथ। तो पंजाब के साथ जिलों की संख्या कितनी है? 2 राजस्थान के और 2 किसके? पंजाब के। तो एक तो राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से? तो पहला गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। पहला तो गंगानगर हो जाएगा और दूसरा कौन सा? हनुमानगढ़। सीमा रेखा की लंबाई या सीमा की लंबाई कितनी है? तो 89 किलोमीटर। राजस्थान के साथ उत्तरी सीमा कौन बनाता है? तो पंजाब। ध्यान रखना है कि पंजाब के जिले, तो पंजाब के 2 जिले यहां पर मैं लिख रहा हूं। पंजाब का पहला जिला है जिसका नाम है मुक्तसर। कौन सा? मुक्तसर। और दूसरा है फाजिल्का। इस फाजिल्का को इसलिए याद रखना है क्योंकि पहले पंजाब का एक जिला जिसका नाम है फिरोजपुर, ये फिरोजपुर राजस्थान से सीमा बनाता था, लेकिन वर्तमान में कौन सा जिला बनाता है? फाजिल्का। अगर किसी को फाजिल्का याद नहीं रहा हो तो मैं आपको बात बताता हूं कि आपने अनुष्का शर्मा की एक फिल्म देखी होगी जिसका नाम है NH-10, और NH-10 में जो ऑनर किलिंग की जो भी कहानी है वो दिल्ली से लगाकर फाजिल्का के नेशनल हाईवे संख्या 10 की कहानी। तो परीक्षा में कहीं आपको ज्योग्राफी इंडिया के संदर्भ में यह भी पूछ ले कि राजस्थान की सीमा तक दिल्ली से आने वाला तो नेशनल हाईवे संख्या 10 कहां तक आता है? दिल्ली से प्रारंभ होकर फाजिल्का। तो पहला डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर और दूसरा कौन सा हो गया? फाजिल्का। यहां पर किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं भी कितनी लिखवाता हूं? 89 किलोमीटर, और बाकी पढ़ाने वाले भी कितने लिखाते हैं? 89 किलोमीटर। और मान्य किताबों में केवल 89 किलोमीटर जो है उसी को इंडिकेशन किया हुआ है। अब बात कर रहा हूं मैं उत्तरी पूर्वी सीमा। दूसरी बात कर रहा हूं उत्तरी पूर्वी सीमा। तो उत्तरी पूर्वी सीमा यहां हनुमानगढ़ से प्रारंभ हो रही है और हनुमानगढ़ से कर यहां भरतपुर तक, और इसकी लंबाई जो है वह 1450 किलोमीटर, जबकि बाकी जगह लिखी हुई है 1262 किलोमीटर। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा के कितने जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं, तो राजस्थान के 7 जिले हरियाणा से सीमा बनाते, जबकि हरियाणा के भी 7 जिले राजस्थान में सीमा बनाते। ध्यान रखना, यहां पर कुछ परिवर्तन हुआ है तो विशेष रूप से याद रखना है। राजस्थान के 7 जिलों की बात करें तो राजस्थान को 7 जिलों को याद करने में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पहला याद रखना है कि सीमा कहां से शुरू हो रही है? हनुमानगढ़ से, आपको अच्छे से याद है। दूसरा, खत्म कहां हो रही है? भरतपुर। तो काम इतना सा करना है कि हनुमानगढ़ से शुरू हो रही है। शेखावटी के 2 जिले, या शेखावटी के जिलों की बात करें तो शेखावटी के 3 जिले चूरू, झुंझुनू और सीकर किससे सीमा बना रहे? 3 तो शेखावटी के हो गए, एक राजस्थान की राजधानी जयपुर को लगा देना है, और मेवात के 2 जिले अलवर और भरतपुर, यानी कि हरियाणा से सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों की बात करें तो पहले नंबर पर हनुमानगढ़, इसके बाद शेखावटी के 3 जिले चूरू, झुंझुनू और सीकर, और इसके बाद मेवात के 2 जिले अलवर और भरतपुर, और इसके बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर किसके साथ अंतर्राज्यीय सीमा शेयर करती है? तो क्या राइट करके आना है? हरियाणा। यानी कि राजस्थान के 7 जिले हो गए। अब हरियाणा के भी कितने जिले? 7। हरियाणा के 7 जिलों के मैं नाम लिख रहा हूं। नंबर 1 सिरसा, नंबर 2 हिसार, नंबर 3 भिवानी, नंबर 4 रेवाड़ी। 4 डिस्ट्रिक्ट है, उनके नाम 3-3 अक्षरों के, सिरसा, हिसार, भिवानी और रेवाड़ी। इसके बाद 5वें नंबर पर फतेहाबाद, 6ठे नंबर पर
महेंद्रगढ़ और 7वें नंबर पर नूह। ध्यान रहे, पूर्व में नूह का जो नाम था वो मेवात था, अभी वर्तमान में मेवात का नाम बदलकर कौन सा कर दिया है, नूह। तो पंजाब के बारे में एक ध्यान रखना है कि पंजाब का कौन सा नया जिला राजस्थान से सीमा बनाता है, तो क्या राइट करके आओगे, फाजिल्का, क्योंकि पहले फिरोजपुर बनाता था, वर्तमान में फिरोजपुर का जो दक्षिणी हिस्सा है वो ही राजस्थान से सीमा बनाता है, जिसका नया डिस्ट्रिक्ट का नाम दे रखा है फाजिल्का। हरियाणा के 7 जिलों में सिरसा, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ और नूह। तो नया जिले का नाम पूछे तो क्या राइट करके आओगे, नूह। पहले 2021 से पहले हरियाणा के 8 जिले राजस्थान से सीमा बनाते थे, जिसमें एक जिला था गुरुग्राम। तो एग्जामिनर आपसे सीधा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान से सीमा नहीं बनाता है, तो आपको राइट करने के आना है कि राजस्थान से सीमा नहीं बनाने वाला हरियाणा का जिला गुरुग्राम, जिसका पूर्व नाम गुड़गांव है। यहां पर 1450 और 1262, किताबों में 1262 लिखी हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पूर्वी सीमा की, और पूर्वी सीमा जो लगती है वो किसके साथ लगती है, तो उत्तर प्रदेश के साथ। या उत्तर प्रदेश के साथ अगर हम सीमा की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा पर बात कर रहा हूं, और उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा की लंबाई है वह कितनी है, तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा की लंबाई किताबों में लिख रखी है 877, और हम बात करेंगे 326 पर। यहां किताबों में कितनी लिखी हुई है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा 877 किलोमीटर, और मैं कितनी बात कर रहा हूं, 326। अब आप देख लीजिए कि राजस्थान उत्तर से दक्षिण कितना लंबा है, 826। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, 869। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा, एक तो भरतपुर और दूसरा धौलपुर। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि धौलपुर का क्षेत्रफल जैसलमेर से कितना गुना कम है, 12.66 गुना कम। अब आपको मैंने अंतरराष्ट्रीय सीमा पढ़ाई तब बताया कि जैसलमेर कितनी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, 464 किलोमीटर। अब 877 किलोमीटर में अधिकांश भाग भरतपुर का तो उत्तर प्रदेश से लग जाता है, और भरतपुर का कुछ भाग और धौलपुर का भाग किससे लगता है, उत्तर प्रदेश से, और धौलपुर का कुछ हिस्सा तो मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि एक जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, जैसलमेर से लगभग 12.5 गुना कम होने के बावजूद भी जैसलमेर से ज्यादा लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वो नहीं बना सकता है। और अगर आप इसको मानचित्र में, अगर कोई भूगोल का विद्यार्थी है और ऑफिसोमीटर से नाप के देखेगा तो 326 किलोमीटर ही निकल कर आएगी। और इसी कारण ये सीमाओं में जो आपको परिवर्तन नजर आ रहा है उसका एक ही कारण है, आप खुद तसल्ली से घर पे बैठ, उत्तर में कोणा गांव से दक्षिण में बोरकुट गांव तक 826 किलोमीटर, पूर्व में खेड़ा से पश्चिम में कटरासम तक 869 किलोमीटर, और सबसे छोटा जिला धौलपुर कितनी बना रहा है, 877 किलोमीटर, ठीक है। और आपको निश्चित रहना है कि पंजाब के साथ और मध्य प्रदेश के अलावा अभी तक 2004 से अब तक जितने भी आरपीएससी के एग्जाम या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के एग्जाम हुए, अब तक किसी भी परीक्षा में इन राज्यों की सीमा को लेकर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, क्योंकि किसी भी ऑथेंटिक किताब में अन्य राज्यों की सीमा की लंबाई का उल्लेख नहीं है। फिर भी किताब वाले अपनी मर्जी से, कोई 1262 लिख रहा है, कोई 877 उत्तर प्रदेश के साथ। वापस आ रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा रेखा की लंबाई 326 किलोमीटर। राजस्थान के कितने जिले, 2। राजस्थान के जिलों में पहला कौन सा, भरतपुर, और दूसरा कौन सा, धौलपुर। उत्तर प्रदेश के कितने जिले, 2। और नंबर 2 मथुरा। यानी कि राजस्थान के भी यहां पर 2 जिले और मध्य प्रदेश के भी 2 जिले। हमने पंजाब का शुरू किया तो पंजाब के कितने जिले, 2। राजस्थान के कितने जिले, 2। हरियाणा के साथ उत्तरी पूर्वी सीमा को देखा तो राजस्थान के कितने जिले, 7, और हरियाणा के भी कितने, 7। यहां पर पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ की तो भी राजस्थान के कितने जिले, 2, और यहां पर कितने जिले, 2। अब हम बात कर रहे हैं दक्षिणी पूर्वी सीमा, और दक्षिणी पूर्वी सीमा की बात करें तो यह दक्षिणी पूर्वी सीमा जो है
वह सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है। ये यहां इस प्रकार, अगर दक्षिणी पूर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो सीमा लगती है उसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। तो परीक्षा में सिंपल सा प्रश्न है, इस पर कोई विवाद भी नहीं है। 1600 किलोमीटर किसके साथ लगती है? तो मध्य प्रदेश के साथ। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो आपको राइट करके आना है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले। आपको मैंने हरियाणा के अंतर्राज्यीय सीमा के जिले बना याद करने की ट्रिक बताई, वैसी ही बात हम यहां पर 10 जिले होने के कारण कर रहे हैं। जैसे हरियाणा में आपको याद करने का कहा कि हनुमानगढ़ याद कर लो, शेखावटी के 3 जिले याद कर लो, इसके बाद मेवात के 2 जिले याद करो और राजस्थान की राजधानी जयपुर को लगा दो, आपके 7 जिले पूरे हो जाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर जिस दिन आपको रिजेक्शन का क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से राज्य का कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता है, इस प्रकार के प्रश्न जो हल करने होते हैं, यही आपकी परीक्षा में आपको सफलता जो है उसको निश्चित करने का काम करते हैं। बात कर रहा हूं दक्षिणी पूर्वी सीमा, और दक्षिणी पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले। राजस्थान के 10 जिले अभी आपको याद होंगे और याद करने के लिए कुछ नहीं करना है। एक तो पहला याद रखना है डांग के 3 जिले। आप सबको पता होगा कि सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली को सम्मिलित रूप से डांग का मैदान कहा जाता है। तो डांग के 3 जिलों में कौन से आगे? धौलपुर, इसके बाद दूसरा कौन सा? करौली, और तीसरा कौन सा? सवाई माधोपुर। डांग के 3 हो गए। इसके बाद हाड़ौती में आपने 4 जिलों के नाम सुन रखे, झालावाड़, कोटा, बारा और बूंदी। तो झालावाड़, कोटा, बारा और बूंदी में से एक डिस्ट्रिक्ट निकाल देना है, और वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बूंदी। तो बूंदी को छोड़कर हाड़ौती के 3 जिले कितने हो गए? 3 डांग के हो गए और 3 किसके हो गए? हाड़ौती के। 6 जिलों के बारे में हमने बात कर ली। अब याद रखना है कि भिलवाड़ा, इसके बाद चित्तौड़, इसके बाद प्रतापगढ़, इसके बाद बांसवाड़ा। यानी कि आपको 10 जिले याद करने में मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की मानचित्र की भी जरूरत पड़ती हो या किसी भी प्रकार से याद करने में कोई दिक्कत हो। वापस रिपीट कर रहा हूं, डांग के 3 जिले, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। बूंदी को छोड़कर हाड़ौती के शेष 3 जिले, कोटा, बारा और झालावाड़। इसके बाद भिलवाड़ा, इसके बाद चित्तौड़, इसके बाद प्रतापगढ़ और इसके बाद बांसवाड़ा। अब जो अंतर्राज्यीय सीमा 1600 किलोमीटर की है, उसमें अगर राजस्थान के इन जिलों की बात करें तो झालावाड़ मध्य प्रदेश के साथ 520 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए, सॉरी 528 किलोमीटर, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा जिला सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, तो झालावाड़। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि झालावाड़ कितना फटाफटा होने के बावजूद भी कितनी है? 528, जबकि किताबों में लिख रखा है 877, वो भी किसके साथ? उत्तर प्रदेश के पास। मैंने कहा लिखने वालों ने कभी भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया होगा, और इसीलिए का जो वास्तव में सही नहीं है। बात कर रहा हूं 528 किलोमीटर सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा। इसके बाद परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो न्यूनतम लंबी सीमा बनाने वाले राज्यों में अगर हम बात करेंगे, सॉरी जिलों की बात करेंगे, तो भिलवाड़ा। और भिलवाड़ा मात्र कितने किलोमीटर सीमा बनाता है? तो 16 किलोमीटर। इसके बाद मध्य प्रदेश के 10 जिले, मध्य प्रदेश के 10 जिले में लिख रहा हूं, अगर याद नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक जिला हमें जरूर याद रखना है। नंबर 1 झाबुआ, नंबर 2 रतलाम, नंबर 3 नीमच, नंबर 4 मंदसौर, नंबर 5 गुना, नंबर 6 राजगढ़, नंबर 7 मुरैना, नंबर 8 शिवपुरी, नंबर 7 सॉरी नंबर 9 श्योपुर, और नंबर 10 अगर मालव। कितने डिस्ट्रिक्ट लिखे? 10।
पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा? झाबुआ। झाबुआ के लेकर क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है, झाबुआ का नहीं पूछा जाता, लेकिन झाबुआ के क्वेश्चन को राजस्थान के क्षेत्रों से जोड़कर पूछा जाता है। ध्यान रहे, राजस्थान का बांसवाड़ा जिला जो है वो झाबुआ से लगता हुआ जिला है, और बांसवाड़ा जिले में मुर्गे की एक देसी नस्ल पाई जाती है जिसका नाम है कड़कनाथ। और अभी वर्तमान में कड़कनाथ का पेटेंट करवाने के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार के मध्य विवाद है। दोनों डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन के अंतर्गत पेटेंट का अधिकार लेने के लिए दोनों सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए गए, और यह राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? तो बांसवाड़ा। और इसी कारण समाचारों में बने रहने के कारण आरएस प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में कड़कनाथ है तो मुर्गे की देसी नस्ल किस जिले में पाई जाती है? तो बांसवाड़ा। भारत में कड़कनाथ का मूल उत्पत्ति स्थान किस क्षेत्र को माना जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि झाबुआ, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार कहती है कि बस्तर के पठार का जो क्षेत्र है वहां पर यह पहले से ही पाया जाता है, और इस कारण दोनों राज्यों के मध्य विवाद है। इसके बाद नया जिला बना हुआ अगर आपसे पूछे कि निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा नवसृजित जिला है? तो अगर मालव। वापस रिपीट कर रहा हूं, पंजाब का पूछे तो कौन सा राइट करके आना है? फाजिल्का। हरियाणा का पूछे तो कौन सा राइट करके आना है? नूह या मेवात। इसके बाद मध्य प्रदेश का पूछे तो कौन सा? अगर मालव। पहले एक जिला लगता था जिसका नाम शाहजहांपुर, और शाहजहांपुर का जो हिस्सा राजस्थान से लगता था उसे एक नया जिला बना दिया गया है जिसका नाम है अगरमालव। तो राजस्थान के 10 जिले हो गए और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले। अभी मध्य प्रदेश का ये जिला भी चर्चा में रहा है, श्योपुर। और श्योपुर इसलिए चर्चा में रहा है कि श्योपुर जो है वहां से जिले से आकर राजस्थान की सीमा पर, या राजस्थान के 12 जिले में आकर एक नदी 12 जिले में आती है जिसका नाम है कूनू नदी। और उस कूनू नदी के क्षेत्र में ही कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से चीते लाकर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अपने जन्मदिन पर यहां पर छोड़े गए, और इसलिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान भी भारत के संदर्भ में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो कूनो किस जिले में स्थित है? तो क्या राइट करके आओगे? श्योपुर, मध्य प्रदेश। वापस रिपीट कर रहा हूं कि राजस्थान के कौन से जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं? तो 10 डिस्ट्रिक्ट याद करने का तरीका: डांग के 3 जिले, बूंदी को छोड़कर हाड़ौती के 3 जिले, इसके बाद बाड़ा, इसके बाद चित्तौड़, इसके बाद प्रतापगढ़, और इसके बाद बांसवाड़ा। यहां पर मानचित्र देख के मानचित्र एक बार देख लें। या मानचित्र में देखोगे तो आपको यहां पर नजर आएगा ये वाला भाग, ये कोटा है, ये कोटा दिख रहा है। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के कौन से जिले मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं? तो पहला तो कौन सा? कोटा। कोटा सवाई माधोपुर के जस्ट बाद सीमा बना रहा है, और इधर वापस बारा और झालावाड़ खत्म होने के बाद पुनः यह रावत भाटा के समीप भी क्या बना रहा है? सीमा बना रहा है। यहां पर देखेंगे तो पहले ये चित्तौड़ है, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा का क्षेत्र शुरू होता है, और इसके बाद कौन सा क्षेत्र है? रावत भाटा। तो आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं? तो आप क्या राइट करके आओगे? एक कोटा और दूसरा कौन सा? चित्तौड़। दक्षिणी पूर्वी सीमा भी होगी। यहां जो आपको मैं सीमा के बारे में बता रहा था, अगर यहां देखेंगे तो ये पंजाब की सीमा कितनी? 89 किलोमीटर। ये यहां से लगाकर ये वाली, ये पूरी हरियाणा की सीमा, इसको मैं लिखवाता हूं 1450। किताब वालों ने कितनी लिख रखी है? 1262। और ये है यहां से लगाकर ये वाली जो सीमा है, ये है 877 किताब वालों ने लिखी है, मैं लिखवाता हूं 326। अगर आप इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, ये वाली सीमा, तो अंतर सीधा नजर आ जाएगा। ये तो कितना बना रहा है? 464, और इधर कितना लिख दिया है? 877। ऐसा संभव नहीं। यहां पर डिस्ट्रिक्ट आपने देख लिए होंगे, एक तो कोटा और दूसरा कौन सा? चित्तौड़गढ़। 2 मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा रेखा की बात होगी। इसके बाद अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों के बारे में भी हमने बात कर ली। अब हम लास्ट बात कर रहे हैं दक्षिणी पूर्वी सीमा। और दक्षिणी पूर्वी सीमा जैसे ही पूरी होगी उसके बाद मैं क्लास बंद कर दूंगा, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है पहले भी। यहां पर दक्षिणी पूर्वी सीमा की बात करें तो यह सीमा बनती है गुजरात के साथ, और गुजरात के साथ
जिले कितने हैं? 6। लंबाई की बात करें तो कितनी है? 1385 किलोमीटर। किताबों में इसे 1022 किलोमीटर लिखा हुआ है। राजस्थान के जिलों की बात करेंगे तो एक तो बाड़मेर, दूसरा झालोर, इसके बाद सिरोही, इसके बाद उदयपुर, इसके बाद डूंगरपुर और इसके बाद बांसवाड़ा। यानी कि राजस्थान के कितने जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं? तो 6 जिले। बाड़मेर, बाड़मेर से नीचे जाएंगे तो झालोर, झालोर के बाद सिरोही, सिरोही के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद डूंगरपुर और डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा। ध्यान रहे गुजरात के भी कितने जिले? 6, जिसमें भारत का सबसे बड़े जिले का नाम भी आता है कच्छ, गुजरात। दूसरे नंबर पर कौन सा? दाहोद। इसके बाद तीसरे नंबर पर साबरकाठा, चौथे नंबर पर बनासकाठा। दो तो नदियों के नाम पर है, एक साबरकाठा साबरमती नदी के नाम पर, बनासकाठा बनास नदी के नाम पर, इसके बाद कच्छ गुजरात, इसके बाद दाहोद और इसके बाद पंचमहल जो जिला था वो वर्तमान में पंचमहल जो जिला था जहां पर माँ प्रवेश करती थी उसको नाम दे दिया गया महिसागर। और एक साबरकाठा का वह हिस्सा जो गुजरात में डूंगरपुर से प्रवेश करने वाला हिस्सा है उसका भी नया नामकरण करके नया जिला बना दिया जिसका नाम है अरावली। तो गुजरात के 2 नए जिले, लेकिन उन नए जिलों में भी अगर पहले कोई बना है तो अरावली बना है और इसके बाद अंत में कौन सा बना है? तो महिसागर। वापस रिपीट कर रहा हूं, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अंतर्राज्यीय सीमा एक बार आप 2 मिनट ध्यान से सुन लें। हमने बात की कि भारत राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर। यह 5,920 किलोमीटर सीमा एक देश एवं 5 राज्यों के साथ लगती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ रेखा में राजस्थान जम्मू कश्मीर के पश्चात दूसरी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है। फिर हमने जिलों की बात कर ली थी, अब मैं बात कर रहा हूं अंतरराज्यीय सीमा। कितने राज्य? 5। जिलों की संख्या कितनी? 23। 23 जिलों में पहली सीमा उत्तरी सीमा पंजाब राज्य के साथ, लंबाई 89 किलोमीटर और राजस्थान के 2 जिले जिसमें पहले का नाम गंगानगर और दूसरे का नाम हनुमानगढ़। अगर पंजाब के जिलों की बात करें तो पहला जिला मुक्तसर और दूसरा फाजिल्का। नया जिला पूछे तो कौन सा? फाजिल्का। इसके बाद उत्तरी पूर्वी सीमा किसके साथ लगती है? तो हरियाणा। जिलों की संख्या कितनी? 7। हनुमानगढ़, इसके बाद शेखावटी के 3, इसके बाद के 2 और राजस्थान की राजधानी जयपुर इसके साथ सीमा बनाते। और इसके बाद हरियाणा के भी कितने जिले? तो 7। हरियाणा का नया जिला कौन सा? तो नूह या मेवात। हरियाणा का कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता है? तो गुरुग्राम। इसके बाद पूर्वी सीमा किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। और उत्तर प्रदेश के साथ 2 जिले जिसमें राजस्थान का एक तो भरतपुर और दूसरा धौलपुर। और भरतपुर और धौलपुर सीमा बनाते हैं। और उत्तर प्रदेश के 2 जिलों की बात करें तो एक आगरा और दूसरा मथुरा। इसके बाद हमने दक्षिणी पूर्वी सीमा, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा जिसकी लंबाई के बारे में कोई विवाद नहीं है, 1600 किलोमीटर। और इस सीमा पर राजस्थान के 10 जिले। याद करने का तरीका अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं। डांग के 3 जिले सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। इसके पश्चात डांग के 3 जिलों के पश्चात बूंदी को छोड़कर हाड़ौती के 3 जिले। इसके बाद भिलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। और अंत में हमने बात की दक्षिणी पश्चिमी सीमा गुजरात के साथ। और गुजरात के साथ जो सीमा बनती है जिसमें बाड़मेर, झालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस जिले के साथ बनती है? तो बाड़मेर के साथ। और लंबाई मात्र कितनी है? 14 किलोमीटर। तो न्यूनतम लंबी सीमा पूछे तब आपको ध्यान रखना है कि न्यूनतम लंबी सीमा में आपको क्या करना है कि मध्य प्रदेश के साथ पूछे तब तो भिलवाड़ा को राइट करना है। लेकिन आपसे यह पूछे कि न्यूनतम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला तो बाड़मेर राइट करके आना है 14। जबकि सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा पूछे तो किसको राइट करके आओगे? झालावाड़। मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले जिलों का नाम पूछे तो एक तो कोटा और दूसरा कौन सा? चित्तौड़। अगर आपसे परीक्षा की ये सवाल पूछे कि राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद है
तो राजस्थान का राज्यों के साथ सीमा विवाद की बात करें तो राजस्थान का गुजरात राज्य के साथ सीमा विवाद है, जिसमें साबरकांठा गुजरात का जिला और राजस्थान का उदयपुर जिला, जहां पर साबरमती नदी प्रवाह क्षेत्र में जनजाति बहुल्य यह क्षेत्र है, यह राजस्थान और गुजरात के मध्य विवादित रूप में जाना जाता है। तो आज की क्लास में हमने अक्षांशीय स्थिति को देखा, देशांतरीय स्थिति को देखा और इसके बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा। कल हम इसी टाइम 6:30 बजे पुनः, क्योंकि क्लास समझाने के लिए और बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती है, उसकी वजह से थोड़ी लंबी हो जाती है। आप लोगों को इतनी समय तक बने रहने के लिए सबको धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े रहें। पूरे सिलेबस को आपकी रीट की परीक्षा से पूर्व बहुत ही अल्प अवधि में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। आप लोग जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि जो जो तथ्य आपको नहीं आते हैं या नए लग रहे हैं, उनको डेली इस क्लास को करने के बाद आप उनको अलग से लिख लें। तो ऐसा अगर आप करेंगे मेरे साथ, तो निश्चित रूप से मैं या दावे के साथ ये कह सकता हूं कि अधीनस्थ सेवाचर किसी भी प्रकार के प्रश्नों का आपके परीक्षा के प्रश्न पत्र में समावेश करेगा। निश्चित रूप से आप लोग इन प्रश्नों का बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हैं। आप सबको धन्यवाद, शुभ रात्रि। अभी भी आप लोगों को पता होगा कि YouTube के नियमों के अनुसार सब्सक्राइबर की संख्या 1 से अधिक होने पर जो लाइव रिकॉर्डिंग है उसकी क्वालिटी में और उसके साथ साथ गुणवत्ता में परिवर्तन होता है। अभी तक इतनी संख्या नहीं होने के कारण कुछ समस्याएं जो तकनीकी रूप से आ रही है, आपसे निवेदन है कि इस सिलेबस या इस लिंक को अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें। यह पूरी तरह निःशुल्क है और आपके परिणाम को या आपकी मेहनत को परिणाम में का और विशेषकर भूगोल के प्रश्नों में 100% सही उत्तर कराने के लिए मैं आपके साथ निरंतर बना रहूंगा। जय हिंद, शुभ रात्रि।